बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वाहिद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार शुएब खान सदोज़ई जब बरतानिया से तशरीफ़ लाए तो मेरा ख्याल था नहीं टिक पाएंगे। मैंने कहा हुज़ूर कहाँ आ गए आप? तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, अपनी चॉइस से आया हूँ। डॉक्टर सरदार हलीम खान, एवरीबडी नोज़ हिज नेम एंड सर्विसेज। आप उनके साहिबजादे हैं। शहीदों और गाजियों की सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है। पलंदरी गांव ये ख़ुद बताएंगे। डॉक्टर साहब कुछ अपना तारुफ़ कराइए, कौन हैं आप? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएँ क्या, प्लीज़। मेरा नाम जैसे आपने बताया डॉक्टर शुएब खान। मेरा ताल्लुक़ पलंदरी पंथल आज़ाद कश्मीर से है और मेरे वालिद साहब का भी तारुफ़ आपने कराया। मैंने अपना बचपन यहीं मीरपुर में गुजारा, बल्कि मेरा और आपका मेरा एक ही स्कूल है, मीरपुर पब्लिक स्कूल। वहाँ से हमने मैट्रिक की, फिर कश्मीर मॉडल कॉलेज, वहाँ से एफएससी की, एमबीबीएस एबटाबाद से किया। उसके बाद 10-12 साल में इंग्लैंड में रहा, वहाँ से मैंने डायबिटीज़ की ट्रेनिंग की और अब मैं यहाँ पे अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर इसी हस्पताल में, जहाँ आज से 20-25 साल पहले हम यहीं पे क्वार्टर में एक रहा करते थे। बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ पे अब एज अ डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। मैंने जब आप रेडियो पाकिस्तान पे तशरीफ़ लाए थे, अब दोबारा भी रहमत देंगे, हमने एक सैटेलाइट पॉडकास्ट स्टूडियो इस्टेब्लिश किया है हिंदुस्तान के झूठ का मुकाबला करने के लिए। जो पूरी दुनिया में जाता है उसको इंडिया के कोई भी ऐप नहीं रोक सकती। वैसे तो हमारे अल्लाह का शुक्र है कि वॉरियर्स ने, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इंडिया को सीधा करके रख दिया इस जंग के दौरान, और ISPR ने भी उनको अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर साहब आप नहीं टिक पाएंगे, तो आप कैसे टिक पाए? अच्छा, इसमें जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरे कम से कम 3 या 4 दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ आए और फिर वापस चले गए। मेरे एक दोस्त थे जो यहाँ पे एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट शिफा में आए थे, उन्होंने 2-3 साल काम किया फिर वापस चले गए, नहीं उनके बच्चे नहीं सेट, इंग्लैंड चले गए। तो यहाँ पे टिकने में ना मेरे हाल में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी अपनी मेंटालिटी और दूसरा फैक्टर होता है आपकी फैमिली। मेरी एक अच्छी किस्मत ये थी कि मेरे वालिद यहाँ से हैं, वो यहाँ इस अस्पताल में उन्होंने 20-30 साल सर्व किया। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स थे वो सब मुझे पहले से जानते थे, आप मुझे जानते थे, शहर के लोग मुझे जानते थे, तो एक एक्सेप्टेंस थी मेरे लिए। उसके बाद दूसरी मेरी मेंटालिटी, मैं जिस दिन आया था उस दिन मुझे पता था कि जो चीज़ें, जो स्टैंडर्ड्स में इंग्लैंड में जिनमें काम कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में, इस सेटअप में, इस सोसाइटी में जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, उस स्टैंडर्ड की चीज़ें शायद मुझे नहीं मिलेंगी और यकीनन नहीं मिलेंगी। तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना था कि एक ऐसे सेटअप में काम करना है, एक ऐसे माहौल में काम करना है जहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसे रिसोर्सेज में, ऐसे सेटअप में अपना बेस्ट देना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी फैमिली, ख़ास तौर पे आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाएं और वो बाहर रहे हों, वहीं पे पले बड़े हों, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो यहाँ पे आके सेट हों। मैं तो यहीं पे पला बड़ा, यहाँ पे 25 साल का था जब इंग्लैंड में गया, तो मेरे लिए फिर भी ठीक था, मेरे यहाँ पे सोशली एक्सेप्ट मेरे लिए आसान था इनकॉर्पोरेट होना। तो मेरे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं थे, 10-12 साल की जो बड़ी बेटी है मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे सेट हो गए। गोया फैमिली की तरफ से आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक कुशन मिला, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएंगे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है, मैं ज़रा लपेट के बात करूँगा। डॉक्टर सैयद वासिफ साहब मेरे दोस्त पल्मोनोलॉजिस्ट इस इलाके से, और वो मेरी उनसे काफ़ी अच्छी इस्लाम थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वो इस मुल्क में रहना चाहते थे, लेकिन हालात ने मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ गए। क्या अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम वासिफ को दोबारा इन्वाइट कर सकें? देखें, वासिफ, आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं और वासिफ इकट्ठे पढ़े एबटाबाद अय्यूब मेडिकल कॉलेज से, और हम बिल्कुल क्लोज़ फ्रेंड्स थे शुरू से ही, 5-6 साल हम इकट्ठे रहे। तो उसके बाद वासिफ ने माशाल्लाह यहाँ पे FCPS किया, ट्रेनिंग की पल्मोनोलॉजी की, और यहाँ पे उसने ज्वाइन किया। और मुझे इस बात की बहुत, आपकी तरह मुझे भी बहुत दुख है कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे मीरपुर में अभी भी पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है हमारे हॉस्पिटल। पेशेंट्स नीड हिम। बिल्कुल। हमारी दोस्ती और पार्टियों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे पल्मोनोलॉजी के कितने केसेस हैं, एवरीबडी नोज़। यहाँ एस्थमा के कितने पेशेंट्स हैं, एवरीबडी नोज़। मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ। COPD के कितने केसेस हैं, एवरीबडी नोज़। लंग कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं, एवरीबडी नोज़, डॉक्टर्स जानते हैं।
वासिफ की हमें ज़रूरत थी। वासिफ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसके ऊपर ये कि वासिफ जैसे ही गया तो पीछे से कोविड आया, और आपको पता है कि कोविड के जो वो साल 1.5-2 साल थे, कितना हमारा केस वो चीज़ ही पल्मोनोलॉजिस्ट की थी। तो अब आपको जान के खुशी भी होगी कि वासिफ ने इंग्लैंड में स्पेशलिस्ट जो यूरोपियन बोर्ड किया और जो अब इंग्लैंड अमेरिकन बोर्ड किया, रजिस्टर्ड जीएमसी किया, बिल्कुल, और उसके पास गालिबन 3 या 4 स्पेशलाइज की अब वो इंग्लैंड के जो इंग्लैंड ट्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनके एट पार काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर। ये कहते हैं कि किसी जाहिल के सामने आप जब कोई बात इल्म की करें तो ये ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हम फोकस ग्रुप से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, मैं और डॉक्टर साहब खिताब ही कर रहे हैं, भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे। जी प्लीज़। बिल्कुल। तो वासिफ की इसकी मिसाल इस तरह है कि एक बंदा रेस लगा रहा है 100 मीटर, और एक बंदा पहले ही 20-30 मीटर दौड़ चुका है और दूसरा उसके बाद आया और फिर भी उसके साथ पहुंच जाए, कि वहाँ यहाँ से ट्रेनिंग नहीं की उसने, पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे की, इंग्लैंड में नहीं की, और अब वहाँ पे इंग्लैंड ट्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट के इक्वल पहुँच, वहाँ के इंग्लैंड के ब्रिटिश बॉर्न, ब्रिटिश ब्रेड, ब्रिटिश एजुकेटेड, ब्रिटिश ट्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट के एट पार हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक बंदा जाके फर्स्ट वर्ल्ड के साथ compete करके उनके बराबर आ गया है। हमने अपना जौहर काबिल ज़ाया किया है। अगर बुलाना हो तरीका क्या है इसका? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में, हर शहर में हम सब को इस पे सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने सिस्टम को बेहतर करें कि एक वासिफ जैसे लोग, और एक वासिफ अकेला नहीं है, बहुत से ऐसे मेरे अपने दोस्त हैं, कितने ऐसे जिनको मैं नहीं जानता, जो दुनिया में बड़ी बड़ी पोस्टों अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, यूरोप में, कैसे बुलाएंगे वो वापस आएँ। उसके लिए हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के लिए अपने सिस्टम को ओपन किया जाए। हमारा सिस्टम इतना तंग नज़र हो चुका है, हमारा सिस्टम इतना स्लो हो चुका है, उसमें इतना इनर्शिया है कि आपको एक बंदा जो बाहर से ट्रेंड रखने की कैपेसिटी ही नहीं है उसकी। एक तो बात यह है कि यहाँ पे आपको मसलन अगर आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन चाहिए तो आपके पास शायद वो वाला ओटी ही ना हो, लेकिन उसके अलावा ये कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में वो मैकेनिज़म्स हैं ही नहीं कि आप कार्डियोथोरेसिक की पोस्ट बनाने के लिए जो करना पड़ता है। अब ये तो मुझे इतना नहीं पता, यहाँ के लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर अभी तक पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की पोस्ट ही नहीं है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की पोस्ट ही नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजी की पोस्ट ही नहीं है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की पोस्ट ही नहीं है। शुगर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फैलने वाला, ये इस वक्त इसको एपिडेमिक कहेंगे। इस वक्त कितने % आबादी को पाकिस्तान में शुगर है? पाकिस्तान में इस वक्त हर चौथे इंसान को शुगर है। 25% आबादी को शुगर है जी। अच्छा, और एक पोस्ट नहीं है यहाँ पे? एक पोस्ट भी नहीं है। मैं यहाँ पे एज अ वेल डन सर, वेल डन, ग्रेट प्लानिंग, वेल डन, कीप इट अप। तो ये हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट, और इस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में इस तरह से उसको मॉडिफाई किया जाए। उसमें जो हम पिछली सदी में अभी तक गुजर रहे हैं, पिछली सदी में जा रहे हैं, वो सारा रिक्रूटमेंट का तरीका हमारा इतना स्लो है, उसको कैसे तेज़ किया जाए, उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए कि हम इन नई स्पेशलिटीज़ जो हमारी ज़रूरत है लोगों की। आज भी हमारे कार्डियोथोरेसिक के पेशेंट रेफ़र होते हैं, थोरेसिक सर्जरी किसी को भी चाहिए वो रेफ़र हो जाता है, बड़ी बड़ी सर्जरीज चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, एक बात बताएं, अब लाइटर नोट पे थोड़ी सी चलते हैं, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है और आपने एंडोक्रिनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है मरी में, वहाँ भी जाना है। ये डॉक्टर वो टीका कहाँ से लाते हैं जिसको लगाएं तो पेशेंट मर जाता है? ये वो आता है मीडिया पे, डॉक्टर ने टीका लगाया, मरीज ने चल के आया था, फड़क के जान दे दी। ये कहाँ से लाते हैं आप ये टीका? ये जो बहुत लाइटर नोट पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। ये एक लोग ये कहते हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक ठाक मरीज़ लेके आए और फोत हो गया मरीज़, तो इसकी वजह मैं समझता हूँ वो भी हमारा कसूर है। हमने अपने लोगों को अभी तक एजुकेट नहीं किया, हमने उन्हें प्रॉपरली समझाया नहीं। काउंसलिंग इसके लिए काउंसलर होता है। मैं इसमें बिल्कुल भी लोगों को दोष नहीं देता, लोगों को दोष नहीं है। मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। ये काउंसलर मुकर्रर करना, ये जॉब भी क्रिएट करना, आप अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे उसको? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हमें काउंसलिंग के लिए अलग बंदा रखना चाहिए? जब तक ऐसा बंदा नहीं है, एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मुझे ये खुद सोचना चाहिए कि मैं अपने मरीज़ को समझाऊं। तो आपके करिकुलम के अंदर रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारे करिकुलम में ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद हैं काउंसलिंग की, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और मुझे एज अ सीनियर डॉक्टर एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए कि देखो, मैं जब मरीज़ मेरे सामने आए तो मैं उससे प्यार से बात करूं, वो गुस्से से पूछे मैं उससे प्यार से बात करूं, वो मुझसे लड़ाई करे मैं उससे आराम से दिलासा दूँ, क्योंकि वो मुश्किल में है। परवीन बाजी का नाम सुना आपने? परवीन शाकिर का नाम सुना है।
उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। बिल्कुल। तो तासीर मसीहाई की तो नब्ज़े मरीज़ पंजाए ईसा में चाहिए, गालिब ने कहा था गालबन। तो गोया एक डॉक्टर के पर्सनल जो ट्रेट्स हैं, अगर डॉक्टर जीएम पीरज़ादा की जलाली तबीयत को उनकी दयानतदारी और मरीज़ के साथ खुलूस की वजह से लोग बर्दाश्त कर लेते थे, तो आज भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा ही है, खुलूस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि आपको ना असल में इंसान जब एज अ डॉक्टर इसको क्लाइंट रिलेशनशिप समझना शुरू हो जाए ना, कि ये जो मरीज़ मेरा क्लाइंट है, वहाँ मसले आते हैं। हम मरीज़ हमारे क्लाइंट नहीं होते, क्योंकि मरीज़ जब हमारे पास आता है वो तकलीफ़ में, परेशानी में होता है, उसमें एक एम्पथी, हमदर्दी, जो हमदर्दी का लफ्ज़ है ना, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पब्लिक की आसानी के लिए अब लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ। अच्छा, आप सुदन हैं, सरदार हैं, तो सरदार मरीज़ को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं? नहीं देना चाहिए। अगर मैं पूछ रहा हूँ अब देखें, मैं अपने आप को मैं ये नहीं कहता परफेक्ट हूँ, लेकिन जनरली मुझे ये करना चाहिए, डॉक्टर्स को ये करना चाहिए कि आपको आइडियली ये करना चाहिए कि आप मरीज़ को बिल्कुल हर मरीज़ को बराबर देखें। बेशक वो कोई सोदन है, कोई राजा है, कोई बट है, कुछ मैं थोड़ा सा कश्मीर के, क्योंकि फैब्रिक, मैं इसी फैब्रिक का हिस्सा हूँ ना। मेरी छोटी सी बरादरी है, उसको अंसारी बरादरी कहते हैं। ना हम लड़ाई करते हैं, ना हम मारकुटाई करते हैं। लिसेदा की ज़ोर मोहम्मद, नस जाना या रोना। मेरे दोस्त डॉक्टर CM हनीफ साहब, लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चीफ एग्जेक्टिव हैं, मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम, उन्होंने इसकी जो मखतूता, असली मखतूता है, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना, वो उन्होंने उसको, कई सौ साल पुराना नहीं, बहुत पुराना, उसको उन्होंने छापा है। और मुझे अक्सर मियां मोहम्मद बख्श साहब के शेर सुनाते हैं। तो लिसेदा की ज़ोर मोहम्मद, नस जाना या रोना। हम लोग जो लिसे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर भी लिसे हैं, इसलिए हर कोई जूतों समेत आप पे चढ़ जाता है। ये तो मैंने, अब बंदे का नाम बोल रहा है, मैंने ये सुना है, जो शरीफ इंसान होता है ना, शरीफ इंसान, वो अपनी बीवी के सामने भी नीचा रहता है। ये शराफत का एक समझें कि एक आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, कि जो शराफत होती है ना, वो आपको हमेशा अपनी दादी माँ से कहा कमज़ोर नज़र आता है। मैं अपनी दादी माँ से कहा करता था, ये ऑन लाइटर नोट हम बात कर सकते हैं। मैं कहता था, दादी माँ ये क्या बात हुई कि फ़लाँ बरादरी है, उसकी फ़िल्म बनती है वैशी फ़लाँ की बनती है उसका खड़ाक। मैंने कहा ये होना चाहिए था अंसारी का खड़ाक, वैशी अंसारी। तो उन्होंने कहा मुस्करा के, ओ बेईमान, शराफत से बड़ी ताकत कोई नहीं। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ताकत होती है ना, ये भी एक आजमाइश होती है। अगर आप, इसका सवाल होगा, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है ना, लेट से कि आपको वो ताकत, इल्म की ताकत भी हो सकती है, वो ताकत आपके पास पैसे की ताकत भी हो सकती है, वो वजारत की ताकत हो सकती है, सदारत की ताकत हो सकती है, वो MS की ताकत हो सकती है, बरादरी की ताकत हो सकती है। आपकी बरादरी जो है, कश्मीर रात कराया था आपने, तो अब क्या प्रोग्राम है? देखें, अब मैं समझता हूं, अभी जंग जीते हम, बिल्कुल, ये खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों ने जाके, वो लिखा हुआ था, एक मीम बनी हुई थी, ये हैं वो शरारती बच्चे जिन्होंने राफेल की मार्केट क्रैश कर दी। देखा आपने? जी बिल्कुल। तो पाक फौज को मेरा जिंदाबाद होना चाहिए इस पर यार, कौन एक है इस पर, पाक फौज जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम था, इसमें पाक फौज ने, हमारी जो एयरफोर्स है, उसने जो दुश्मन के दांत प्रॉपर तरीके से खट्टे किए हैं, खट्टे ये तोड़ दिए जी, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में उसने को माना, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और ये ज़रूरी थी, हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी थी। आखिरी मैसेज मैं आपसे लेना चाहता हूँ, मुझे शदीद तशवीश है, मैं बहुत से आर्मी जनरल्स को अपने रेडियो प्रोग्राम से मैं जहमत देता हूँ। जनरल्स के जो टॉप इस वक्त बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं, जनरल तलब मसूद, वो पिछले हफ्ते मेरे मेहमान थे। जनरल मसूद, ही इज़ अराउंड 95 ईयर ऑफ एज, और मुझे आर्मी मेडिकल कॉलेज के साबिक जो प्रिंसिपल हैं, मैंने 2 हफ्ते पहले उनका इंटरव्यू भी किया, मियां रशीद साहब के वतीम मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त FA में पढ़ता था जब वो जनरल थे, तो इतने बड़े आदमी हैं। उनका किया, डॉक्टर जनरल नईम लोधी का किया, जनरल अब्दुल क़य्यूम आमान साहब कल मेरे मेहमान थे। जितने आदमी की हायरार्की है, उनका ये कहना है खुलूस दिल के साथ कि कौम को एक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मुख्तलिफ गैजेट्स से तखरीबकारी लोग कर रहे हैं, लोगों के जहनों को पलूट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा नौजवान नस्ल को आप पैगाम दें, क्योंकि आप खुद यंग हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो अवाम है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि जो आजकल जो मीडिया है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
उसमें जितनी भी खबरें आपके पास आती हैं उसको प्रॉपरली असेस करें, Investigate analyze करें। क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो मीडिया पे जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें से मैं समझता हूँ 80 to 90% लोडेड होती हैं। उसके पीछे कोई इंटरेस्ट होता है, उसके पीछे शायद पैसा होता है, उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी होती है। वो अगर इंडिया का मीडिया है, अमेरिका का मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है, कहीं का भी मीडिया है, सोशल मीडिया, ज़ायनिस्ट मीडिया है, ज़ायनिस्ट मीडिया है। आपको याद होगा गोइबल्स हिटलर का साथी था और गोइबल्स ने कहा था इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ये जो है पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा कि हर पोस्ट जो आपके सामने आती है, हर खबर जो आपके सामने आती है, उसको एनालाइज करें, उसके पीछे नीयत चेक करें, उसकी सेहत को चेक करें सबसे पहले, और फिर उसके बाद दुश्मन के हाथ में टूल मत बने। हमारे मैक्सिमम बच्चे, आप फॉर एग्जांपल एक कार्टून है टॉम एंड जेरी, आप उसको थोड़ी देर देखते हैं तो मुझे प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान साहब ने बताया कि आपकी आइरस जो है वो सिकुड़ती है, फैलती है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखता है कि इस बंदे का ये इंटरेस्ट है, वैसी पोस्टें आपको भेजना शुरू कर दी जाती हैं। ऐसे ही है। बेसिकली उसमें ये होता है कि आप किसी पोस्ट पे कितनी देर रुकते हैं, उससे वो एनालाइज करता है कि ये बंदा इस पोस्ट में ज़्यादा वैसी ही चीज़ें, वो ज़्यादा वैसी चीज़ें आती हैं। तो लोग एहतियात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी चूँकि आप जल्दी में हैं तो ये मुख्तसर सा इंटरव्यू हमने रखा, हम आइंदा एक बड़ा इंटरव्यू उनके साथ करेंगे। ये ऐसे डॉक्टर हैं कि सरकारी अस्पताल में ही मरीज़ों का इलाज करना पसंद करते हैं, ये प्राइवेट अस्पताल में देखना पसंद बिल्कुल नहीं करते। दिन कौन कौन से आपके किबला? मेरे दिन हैं बुध और जुमेरात, कमरा नंबर 2 में DHQ हॉस्पिटल। कमरा चेंज कर लें, क्यों? एक नंबर ले लें। डॉक्टर का कमरा नंबर कोई भी हो, एक सच्चा मसीहा एक नंबर होता है। खुदारा इनकी भी कदर करें और दुश्मन के प्रोपेगंडे की नज़र ना हो जाएं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और मरीज़ फड़क के मर गया। डॉक्टर भी अपना रवैया दुरुस्त करें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।